हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल पोर्शन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का ये छठा लेक्चर है। अभी तक मैं आपको जितने प्रश्न भेज रहा हूँ इनको आप लोग तैयार करते जाएं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आप पूरे पेपर अटेंड कर सकते हैं। अच्छे नंबर या अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको अब तक दिए गए सारे लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ना व समझना होगा। आइए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है, क्रैंक के पदार्थ एवं निर्माण विधियों पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। यह प्रश्न सन 2005 में पूछा गया था। क्रैंक के पदार्थ तथा निर्माण विधियाँ। क्रैंक को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार, आवश्यकता का अर्थ है उस पर आ रहे लोड तथा उसको यूज़ किए जाने वाले जगह तथा ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से क्रैंक को कास्ट आयरन, रॉट आयरन या कास्ट आयरन अलॉय, माइल्ड स्टील या माइल्ड स्टील अलॉय आदि धातुओं का या आदि लौह धातुओं से बनाया जा सकता है। हैवी ड्यूटी क्रैंक्स को फोर्जिंग के द्वारा बनाया जाता है और इसके विभिन्न अंगों को जोड़कर इसको तैयार किया जाता है। आजकल कास्ट आयरन अलॉय मेटल्स का भी क्रैंक बनाया जाता है। फोर्जिंग के द्वारा जब क्रैंक बनाया जाता है तो क्रैंक के विभिन्न पार्ट्स को फोर्जिंग करके बना लिया जाता है। फिर उसके होल वाले हिस्से को गर्म किया जाता है जिससे उसके होल का डायमीटर बढ़ जाता है और इसमें क्रैंक शाफ्ट को फोर्स के साथ या पावर हैमर के द्वारा या पावर प्रेस के द्वारा दबाकर इस होल में इंटरफेरेंस फिट कर दिया जाता है। जब क्रैंक ठंडा होता है तो इसका डायमीटर कम होता है और यह क्रैंक शाफ्ट को जकड़ कर कसकर पकड़ लेता है। अब क्रैंक तैयार हो जाने के बाद इसको विभिन्न मशीनिंग प्रक्रिया के द्वारा फिनिशिंग दी जाती है और इसके जर्नल्स अर्थात जहाँ पर बियरिंग लगाई जाती है उस स्थान को ग्राइंडिंग करके तैयार किया जाता है और अंत में क्रैंक की बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंसिंग करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि क्रैंक जब स्पीड में चलते हैं और यदि वो बैलेंस नहीं है अर्थात उसमें एक समान रूप से वज़न का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है तो यह बियरिंग पर बहुत झटका लगाते हैं और पूरे इंजन या चलने वाले पार्ट्स को हिला हिलाकर तोड़ देते हैं। इसलिए अंत में इसकी बैलेंसिंग की जाती है। दूसरा प्रश्न है, एक उत्केंद्रक का चित्र बनाकर उसके प्रमुख अंग प्रदर्शित कीजिए। सन 2000 में पूछा गया था। इसी पर दूसरा अन्य प्रश्न पूछा गया है जिसको अलग प्रकार से पूछा गया है। उत्केंद्रक क्या है, इसके अनुप्रयोग बताइए। इसे सन 2000 में फिर पूछा गया। तीसरा प्रश्न, उत्केंद्रक एक क्रैंक से किस प्रकार भिन्न है। सन 2006 में पूछा गया है। उत्केंद्रक को इंग्लिश में इसेंट्रिक कहते हैं। यहाँ पर एक उत्केंद्रक का चित्र दिखाया गया है तथा उसके विभिन्न पार्ट्स को दर्शाया गया है। सबसे पहले आप उत्केंद्रक का कार्य समझ लीजिए तथा यह क्रैंक से किस प्रकार भिन्न है। क्रैंक रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलता है तथा इससे
रोटरी मोशन को वापस रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जा सकता है, परंतु इसेंट्रिक केवल रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है। इसके द्वारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में नहीं बदला जा सकता। यह मेन अंतर क्रैंक तथा इसेंट्रिक में है। अब आइए इसकी संरचना के बारे में देखते हैं तथा इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो इसेंट्रिक का मेन पार्ट्स है शीव, ये अंदर का भाग शीव कहलाता है, जो कि एक गोलाकार भाग होता है। यह एक गोलाकार चकती के या डिस्क के जैसा होता है। इसके अंदर एक खांचा कटा होता है। यहाँ पर शीव का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इसके अंदर एक खांचा कटा होता है तथा शीव के सेंटर से थोड़ा हटकर एक होल किया जाता है, जिसमें शाफ्ट को लगाया जाता है और इस शाफ्ट के ऊपर एक चाबी के द्वारा शीव को सेट कर दिया जाता है। दूसरा पार्ट है इसका स्ट्रेप। शीव के बाहर के गोलाकार भाग को स्ट्रेप कहते हैं। स्ट्रेप दो भागों में होता है और इन दो भागों को स्ट्रेप बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है, जिससे यह शीव इसके अंदर फंस जाती है। स्ट्रेप के अंदर शीव के अपोजिट उभरा हुआ खांचा कटा होता है, जिससे स्ट्रेप का खांचा शीव के खांचे में बैठ जाता है और शीव के ऊपर फंसकर स्ट्रेप गति करता है। इसका तीसरा पार्ट है इसेंट्रिक रॉड। स्ट्रेप के ऊपर 2 या 4 बोल्टों से कसकर एक इसेंट्रिक रॉड लगाई जाती है और इस इसेंट्रिक रॉड के दूसरे किनारे पर एक होल कटा होता है, जिसके द्वारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हम मशीन के अन्य एलिमेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आइए इसका वर्क समझते हैं, किस प्रकार यह कार्य करता है। इसको मशीन के एक घूमने वाली शाफ्ट पर लगाया जाता है, जिसके द्वारा हमें रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलना होता है। शाफ्ट के ऊपर एक चाबी के द्वारा शीव को लगा दिया जाता है और शीव के ऊपर स्ट्रेप को स्ट्रेप बोल्ट से कस दिया जाता है, जिससे जब शाफ्ट घूमती है तो शाफ्ट के घूमने के साथ शीव घूमने लगता है और शीव के ऊपर लगा हुआ स्ट्रेप भी इसके साथ गति करता है। शीव रोटरी मोशन करती है, जबकि स्ट्रेप पर जुड़े हुए इसेंट्रिक रॉड के द्वारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्राप्त होती है। स्ट्रेप केवल रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तथा शीव के साथ ऊपर नीचे गति करता है। उपयोग: इनका उपयोग वाल्वों, छोटे पंप प्लंजरों, कंपन छलनियों या शेकिंग सीव्स तथा मैकेनिकल स्ट्रोक्स आदि को चलाने में किया जाता है। शीव तथा शाफ्ट के केंद्रों के बीच की दूरी को इसेंट्रिक थ्रो कहते हैं। यहाँ पर शीव तथा शाफ्ट के केंद्रों के बीच की दूरी को इसेंट्रिक थ्रो कहते हैं। जब शीव नाचता है या घोड़ी गति करता है तो इसेंट्रिक का थ्रो या इसेंट्रिक की रेसिप्रोकेटिंग मोशन का थ्रो इन दोनों सेंटरों के बीच की दूरी के बराबर होता है। शीव को इसेंट्रिक शीव या इसेंट्रिक पुली या डिस्क भी कहते हैं। मटेरियल: शीव का मटेरियल स्टील होता है, जबकि स्ट्रेप को सामान्यतः रॉट आयरन का बनाया जाता है। कभी कभी स्ट्रेप को पीतल का भी बनाया जाता है।
पीतल का बना हुआ स्ट्रेव जल्दी कटता नहीं तथा लंबे समय तक चलता रहता है। शीव तथा स्ट्रेव के बीच रेगुलर ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है या पीरियोडिक ऑयलिंग की जाती है। थैंक यू।